अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे रहमान। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर जिसे हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया था। आज हम उसी मजीद बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस के बाद वो कौन सा अमल है जिसे हम करते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो हमारा इंटेलिजेंट गैस था उसकी कुछ शराइत होती है। सबसे पहले कि हमारा जो हाइपोथेसिस था, जो हमारा इंटेलिजेंट गैस था हमारा, वो मस्ट बी टेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो टेस्ट क्या हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अब उसे टेस्ट करने के बाद हमारे पास दो रीज़न सामने आते हैं। तो सबसे पहले रीजंस होते क्या हैं, तो हमारे पास जो है रीज़न जो है, जब कोई भी बायोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं तमाम इंफॉर्मेशन को अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, डिजीज था, इशू था, जब साइंटिस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, और जब उस फॉर्मूले को, जब हमारे पास जो हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मूले में ट्रांसफर करते हैं, उसका एक हमारे पास पूरा चार्ट बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं उसे बाय यूजिंग अ रीजनिंग। तो इस्तेमाल करते हैं किसे, रीजनिंग को। ठीक है, यानी कि रीज़न प्रोवाइड करते हैं हमारे पास कि ये किस तरीके का रीज़न है, जो हमने अपना इंटेलिजेंट गैस बताया है वो किस तरीके का है, कैसा है। तो वो हमारे पास रीजनिंग, पहली रीजनिंग होती है हमारे पास इंडिडक्टिव रीजनिंग, दूसरी होती है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है कि मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, हमारे पास इनडिडक्टिव रीजनिंग होती है, वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब स्पेसिफिक और जनरल में क्या डिफरेंस है, जनरली जो आमतौर पर अमूमन तौर पे हम नॉर्मली कहते हैं, स्पेसिफिक जो बिल्कुल कोई यूनिक या स्पेसिफिक बात सामने लाई जाए। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में ये लिखी है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फिश है शार्क। ठीक है, तो हमने कहा भाई शार्क जो है उसकी बॉडी पर, शार्क के पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। सही है, अब उस शार्क के पास स्केल्स है, ये बात मैंने आपको बताई, ये स्पेसिफिक बात है। ठीक है, कि शार्क के पास स्केल होते हैं। अब आपने आगे से कहा कि ऐसे तो तमाम फिशेस के पास स्केल्स होते हैं। स्केल्स क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक फिश है, राइट, तो फिश की बॉडी पे इस तरीके से स्केल्स होते हैं। सही है, तो ये स्केल जो है, मैंने कहा कि भाई शार्क के ऊपर है। अब आपने कहा ऐसे तो तमाम जितनी भी फिशेज है सब के ऊपर है, तो ये बात स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चली गई, आम हो गई। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो वहां पर एग्जांपल दी गई है मलेरिया की, यानी कि हमने पहले डिस्कस किया, एक जनरल सी बात की कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह कर हुआ है। सही है, हमने बिल्कुल जनरल सी बात क्या की कि भाई मलेरिया किसकी वजह कर हुआ है, प्लाज्मोडियम की वजह कर हुआ है। आगे हमने ये बताया कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट होंगे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। इसके अदर हैंड जितने भी हमारे पास नॉर्मल पेशेंट होंगे जिनको मलेरिया नहीं है, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होगा। ये बात स्पेसिफिक है, विच मीन्स मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अब यही दो वो रीजनिंग है जो आपके हाइपोथेसिस को प्रूव करती है। ठीक है, कि आपका हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। सही है, अगर आपका हाइपोथेसिस गलत हुआ, उसमें रीजन सही साबित नहीं हुए, तो फिर आपको दोबारा से हाइपोथेसिस करना होगा, दोबारा से इंटेलिजेंट गैस लगाना होगा। ठीक है, और अगर आप ये सपोज करें कि आपकी हाइपोथेसिस बिल्कुल सही साबित हो गई, करेक्ट हो गई, दोनों रीजनिंग अप्रूव हो गई, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यानी कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा किया स्टूडेंट, उसके बाद हमने उसके ऊपर इंटेलिजेंट गैस दिया अपना, फिर उसे टेस्ट किया रीजनिंग से। उसके बाद जब वो टेस्ट बिल्कुल प्रूव हो गया, साबित हो गया कि भाई हमने जो गैस किया, जो ऑब्जर्वेशन की, हाँ इसी की वजह कर ये डिजीज या ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन रहा है, तो फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसे हल किस तरह किया जाएगा। सही है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट इज ए प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। एक्सपेरिमेंट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे जाए तो आप ये लिख सकते हैं, आपकी बुक से ही लिखा है मैंने, एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, यानी कि अब हमने परफॉर्म करके बताना है। जैसे आप अपने प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट देखते हो, ठीक है, हम ज़्यादातर करते नहीं है, लेकिन हमें टीचर्स करके दिखाती हैं, हमारी स्कूल टीचर्स होती हैं, समझाती हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। सही है, तो एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस है
ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कौन अप्लाई करेगा यहाँ पे, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, अब वो ये एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे, ताकि वो ये जान सके कि असल वजह क्या है इस प्रॉब्लम की। ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो अब पता चल सके कि इसकी असल वजह क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बेस्ड ऑन इंडिडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, अब वो हमारे पास प्रॉब्लम बेस किसके ऊपर करेगी, या तो इंडिडक्टिव रीजनिंग देगी या डिडक्टिव, या तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएगी या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर साइंटिस्ट परफॉर्म्स 2 टाइप ऑफ टेस्ट, अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, तो वो टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टेस्ट हमारे पास होता है जिसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करें तो इन दोनों की लाजमन जिक्र कीजिएगा कि साइंटिस्ट जो परफॉर्म करते हैं वो टेस्ट 2 तरीके का होता है, एक कंट्रोल ग्रुप कहलाता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, देखें, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया मलेरिया पेशेंट के ऊपर, तो हमने 10 जो है या 100 के लिए, आपकी बुक में 100 लिखा है, हमने 100 ब्लड टेस्ट किए उस पेशेंट के जिनको मलेरिया था, ठीक है, और 100 हमने वो बंदे लिए जिनको मलेरिया नहीं था, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। जब हम एक अच्छी चीज को बुरी चीज के साथ कंपेयर करेंगे, एक बीमारी को एक सेहतमंद इंसान के साथ, एक बीमार पेशेंट को एक सेहतमंद इंसान के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें फर्क पता चलेगा ना इन दोनों की एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस को करने के लिए जो हम 2 ग्रुप के लोगों को उठाते हैं, तो एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है। हमारे पास जो बिल्कुल सही पेशेंट है, जो मतलब जिनको मलेरिया नहीं है, जो बिल्कुल सही सेहतमंद पर्सन है 100, वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप कहलाता है, विच मीन्स कि वो हमारे कंट्रोल में है, वो बिल्कुल ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कि जो हमारे पास पेशेंट होते हैं मलेरिया के, जो पेशेंट के पर्सन थे जिनका 100 हमने ब्लड लिया पर्सन का, वो हमारे पास कहलाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप, दूसरा वो पेशेंट जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, ये हमारे पास रीजनिंग थी, ये दोनों बायोलॉजिकल मेथड है। हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग बिल्कुल टेस्टेबल परफेक्ट हुई तो फिर एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट के बाद हम मजीद कौन कौन से बायोलॉजिकल मेथड करते हैं उसे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो जाए, बिल्कुल जैसे हमने हाइपोथेसिस सोची थी, जो इंटेलिजेंट गैस हमने दिया, जो ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट में भी अगर वही नतीजा सामने आया, तो फिर हम रिजल्ट बनाते हैं, विच मीन्स कि जो चीज़ें हमारी एक्सपेरिमेंट में हुई उसे हम रिपोर्ट करते हैं, बाकायदा लिखते हैं, उसे हम अपना रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट बेसिकली है क्या, द रिजल्ट वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट क्या है, जहां पर आप ये रिपोर्ट करो कि आपके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ठीक है। जब आप पूरी जो है एक्सपेरिमेंट को बयान करो, लिख के रिटन में उसको बताओ, समझाओ, तो वो हमारे पास रिजल्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दैट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। अब ये कह रहे हैं कि इस रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो तमाम डिटेलिंग जो आपने ऑब्जर्वेशन के दौरान की, जो मुशाहिदा किया, वो तमाम डिटेलिंग, आपकी हाइपोथेसिस और आपके एक्सपेरिमेंट में जो भी हुआ, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी डेटा बनाया, और आपके एक्सपेरिमेंट के लिए जो आपने डेटा बनाया, जो एनालाइज किया, उसको वो तमाम चीज़ें आप अपने रिजल्ट में नोट डाउन करोगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिजल्ट वेरीफाइज योर हाइपोथेसिस। अब ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपने जो अपनी इंटेलिजेंट गैस दी थी, जो अंदाज़ा लगाया था, उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर सके आपका रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट आप प्रूफ के तौर पे बना के रखते हो कि भाई फला केस में, फला सिचुएशन में, फला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस साइंटिस्ट ने हमें इंटेलिजेंट गैस दिया था, हाइपोथेसिस दिया था, उस रिजल्ट का, ये जो हमारे पास रिजल्ट है, उसने उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया था, ठीक है। इससे क्या होगा, उस साइंटिस्ट के मजीद जो इंटेलिजेंट गैस है, हाइपोथेसिस है, उसको माना जाएगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि भाई इस साइंटिस्ट के, इस बायोलॉजिस्ट के और भी हाइपोथेसिस बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं, ठीक है, हमें कंक्लूजन मिला है, तो फिर इसलिए हम बेसिकली रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्स के बाद आपका रिजल्ट बनता है, उसमें हम आपके मार्क्स जो है मेंशन किए जाते हैं,
तो इस तरीके से आपकी हाइपोथेसिस सही होगा, एक्सपेरिमेंट सही होगा। तो जो जो चीज़ें आपने अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म की है, जो डेटा बनाया एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो हम कहाँ रिपोर्ट करते हैं? अपने रिजल्ट पे रिपोर्ट करते हैं, और रिजल्ट वेरीफाई करता है आपके हाइपोथेसिस को, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंक्लूजन। रिजल्ट बनाने के बाद हम कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन मतलब कि हम अपना पूरे एक्सपेरिमेंट का, पूरे प्रॉब्लम का खुलासा देते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था, असल वजह क्या थी प्रॉब्लम की, डिजीज का असल जो डिजीज फैला था वो किस रीजन से फैला था, तो वो तमाम चीजें हम एक खुलासे में देते हैं जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। अब ये है क्या? द फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। हमारे बायोलॉजिकल मेथड का, साइंटिफिक मेथड का जो बिल्कुल फाइनल स्टेप है, दैट इज कंक्लूजन। आगे लिखा है इट इज डेवलपिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन जब बनती है, जब बिल्कुल फाइनल स्टेप, एक्सपेरिमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया हो, साबित हो गया हो, रिजल्ट ने आपके हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर दिया हो, फिर कंक्लूजन बनती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दिस इज वेयर ऑल द रिजल्ट्स। अब ये क्या है? जहां पर तमाम रिजल्ट्स फॉर्म द एक्सपेरिमेंट, किसके फॉर्म में? एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में जो थे, आर एनालाइज एंड अ डिटरमिनेशन इज रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस। अब ये कंक्लूजन किससे मिलेगी, पहुंचेगी, रिच होगी आपके हाइपोथेसिस से, सही है। यानी कि जो आपने इंटेलिजेंट गैस बनाया था, आपके रिजल्ट ने, आपके एक्सपेरिमेंट ने उसको प्रूव किया है, उससे मैच कर रही हैं चीजें या नहीं कर रही हैं, फिर एंड में वो कंक्लूजन ही हमें वाजे करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये तमाम चीज़ों का, तमाम एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूड निकला है, एक कंक्लूजन निकला है, तो वो कंक्लूजन आपके हाइपोथेसिस के लिए ही किया जाता है। और ये फाइनल स्टेप है किसका? बायोलॉजिकल मेथड का, या हमारे पास साइंटिफिक मेथड का फाइनल स्टेप है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब इस कंक्लूजन के बाद क्या होता है? जब हमने सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, रिजल्ट निकल गया, कंक्लूजन हो गया, फिर हमारे पास वो हमारी थ्योरी बन जाती है, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम से एक थ्योरी बन जाती है कि अब कभी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी या डिजीज होगी, तो भाई उसे उसी थ्योरी की मदद से सही किया जाएगा। और इस थ्योरी में तमाम वो हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड थे उसे रख दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरी क्या है, लॉ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हमें पूरा बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्लियर हो जाए। नाउ स्टूडेंट, अपने एक्सपेरिमेंट को सही से प्रूव करने के बाद, रिजल्ट बनाने के बाद और कंक्लूजन दे देने के बाद, जब कोई साइंटिस्ट किसी अच्छे से किसी डिजीज को रिकवर कर पाता है या डिजीज की हमें कंक्लूजन पेश कर देता है, तब हम उस डिजीज को क्या करते हैं, एज अ उनके एक्सपेरिमेंट को एज अ थ्योरी में रखा जाता है, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी इस तरीके की डिजीज हो या चीज हो, तो उनकी थ्योरी को अप्लाई किया जा सके, सही है। तो थ्योरी बेसिकली है क्या? साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी इज अ वेरी डिफरेंट वे। हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो थ्योरी को एक मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि थ्योरी की जो उनके पास जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, रादर देन जो हमारे पास जितने भी नॉर्मल पीपल हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये जितने भी वो पर्सन हैं जो साइंटिस्ट नहीं है, जो नॉन साइंटिस्ट हैं, जो नॉर्मल पर्सन है, कॉमन पर्सन है, कोई बायोलॉजी से साइंटिस्ट नहीं है, तो उनकी नज़र में जो थ्योरी होती है, उस थ्योरी की मीनिंग हमारे पास होती है गैस, ठीक है। यानी क्या है, एज कंपेयर टू अदर पीपल, अगर हम मुवाज़ना करें जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं उनका और जो कॉमन पर्सन है उनका, तो हम अपनी थ्योरी को क्या कहते हैं? हम थ्योरी को कहते हैं, जैसे हमारी थ्योरी जो है उसका मतलब होता है गैस, कि भाई मेरी थ्योरी के मुताबिक, यानी मेरे गैस के मुताबिक, मेरे आइडिया के मुताबिक, मेरे नज़रिए के मुताबिक, ठीक है। लेकिन जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं थ्योरी, वो बिल्कुल क्या होती है? अपोजिट होती है इसके। किस तरीके से? साइंटिस्ट की जो थ्योरीज होती है वो वेल टेस्टेड होती है, ठीक है, और हाईली रिलायबल, यानी कि रिलायबल मतलब काबिले भरोसा, बहुत ही ज़्यादा काबिले भरोसा, और वेल टेस्टेड यानी अच्छी तरीके से टेस्ट की हुई, सही है। यानी कि वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, अपनी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन के बाद, हाइपोथेसिस के बाद, अपनी मुख्तलिफ रीजनिंग दे देने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कंक्लूजन देते हैं, रिजल्ट बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अलॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत सारी रीजनिंग देने के बाद, टेस्ट कर लेने के बाद वो एक हाईली रिलायबल थ्योरी बनती है, ठीक है। लेकिन जो एक कॉमन पर्सन अगर कहे थ्योरी, तो उसका मतलब सिर्फ आइडिया है, सिर्फ गैस है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट जो थ्योरी पेश करते हैं किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, वो हाईली रिलायबल होती है, क्योंकि वो वेल टेस्टेड होती है, हाईली टेस्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दे यूनिफाइंग मैनी
रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन फ्रॉम लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो क्या करते हैं, यूनिफाई करते हैं। यूनिफाई मतलब एक तरफ करना। तो वो तमाम ऑब्जर्वेशन को, डेटा कलेक्शन को, तमाम एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, यूनिफाई करते हैं, एक तरफ करते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए। बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी थ्योरी को जो है वो प्रूव कर पाते हैं और फिर पेश करते हैं। सही है। उसके अलावा हमारे पास है लॉ या प्रिंसिपल, यानी कि जब वो थ्योरी हो और बार बार वो थ्योरी अप्लाई की जाए और उस डिजीज को या उस प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कवर किया जाए, उसको सेट किया जाए उस थ्योरी के जरिए, तो फिर वो एक लॉ और प्रिंसिपल की तरफ चला जाता है। ठीक है, कि भाई ये लॉ है, यही तरीकेकार है इसे सॉल्व करने का, वो एक लॉ की तरफ बन जाता है। तो वो क्या है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। कांस्टेंट कहते हैं अनचेंज को, ठीक है, अनचेंज को, यानी कि जो तब्दील ना किया जाए, जो बदला ना जाए। सही है, अनचेंज या कांस्टेंट रहे बिल्कुल। तो हमारे पास वो एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर बन जाता है। सही है, जब कोई थ्योरी हाईली रिलायबल, हाईली टेस्टेड हो जाए, बार बार अप्लाई की जाए, उसका नतीजा वही निकले जो थ्योरी में पेश किया गया है, वही सारे सिम्टम्स हो, वही सारी ऑब्जर्वेशन हो, तमाम डेटा कलेक्शन वही हो, एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट में जो रिपोर्ट किया गया है वही हो, तो फिर वो हमारे पास एक लॉ और प्रिंसिपल की शक्ल इख्तियार कर देता है, यानी कांस्टेंट बन जाता है, अनचेंज थ्योरी बन जाता है। स्टूडेंट, ये वो तमाम बायोलॉजिकल मेथड थे जो हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में और इससे पहले वीडियो में। इन्हीं तमाम बायोलॉजिकल मेथड की मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाजमन वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुए तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।